नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लदन्तापो न शोषयति मारुता। इस श्लोक का अर्थ तो बहुत बड़ा है, बहुत ही व्यापक है, लेकिन आप इन शॉर्ट समझिए कि मेहनत करके कोई मरता नहीं है। अगर आपने कोई सपना देखा है, कोई संकल्प लिया है, कोई लक्ष्य रखा है, तो उसे हासिल करने के लिए आपको अथाह मेहनत करनी चाहिए, अथाह प्रयास करने चाहिए। लगातार लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। संकल्प से सिद्धि का रास्ता तभी तय होगा जब आप मेहनत करेंगे। तो आपको तय करना है कि आप संकल्प से सिद्धि का रास्ता तय करना चाहते हैं या संकल्प करके सिर्फ कोरी कल्पनाओं में खोए रहना चाहते हैं। यह आपके हाथों में है, आपके विचारों में है। जिस रास्ते को आप पकड़ेंगे, जैसा आप सोचेंगे, आप वैसे ही बनते जाएंगे। सारी समस्याएं आपके जीवन में आपके विचारों से जुड़ी हुई हैं। अगर आप समस्या का कारण और समाधान ढूंढेंगे तो हर हाल में आप समस्याओं से दूर आ जाएंगे और एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। तो आज की क्लास है हिस्ट्री की 16वीं क्लास, जिसमें हम पढ़ेंगे सल्तनत काल का पहला भाग। मध्यकालीन भारत का इतिहास की आपकी क्लासेस डेली चल रही हैं। इससे पहले आपने प्राचीन भारत के इतिहास की क्लासेस सभी पढ़ ली हैं। तो आज हम सल्तनत काल में पहला पार्ट पढ़ेंगे। इसका दूसरा भाग कल के वीडियो में होगा। तो निरंतरता बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई को लगातार जारी रखिए। कोई भी कार्य हो तभी सिद्ध होगा, तभी पूर्ण होगा जब आप उसे निरंतर करते रहेंगे। चाहे आपकी पूजा पाठ हो या आपकी एक्सरसाइज हो या फिर आपका पढ़ाई हो, निरंतरता बहुत ही जरूरी है। कंटिन्यूटी बहुत जरूरी है। थोड़ा थोड़ा करके करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में सफलता का एक ही मूल मंत्र है कि निरंतरता, कंटिन्यूटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक कर लें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके कमेंट बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। और मैं वीडियो के दौरान जो आपसे प्रश्न पूछूं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। टेलीग्राम चैनल पर आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज वीडियो अंत तक देखें। तो आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन क्लासेस यूट्यूब चैनल, जिस पर हम पढ़ेंगे सल्तनत काल। क्या पढ़ेंगे? सल्तनत काल। तो दिल्ली की सल्तनत पर काबिज होने वाला पहला वंश गुलाम वंश था। कौन सा वंश था? पहला वंश गुलाम वंश। वो पहला वंश था जो दिल्ली की सल्तनत पर काबिज हुआ था। क्लियर है आपको? एक एक पॉइंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक एक पॉइंट आपका एक एक प्रश्न बन सकता है, इसलिए हर पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एक भी पॉइंट आपके दिमाग से चूका तो मतलब आपका सुरक्षा चक्र परीक्षा में टूटा। क्लियर है आपको? आपका एक नंबर जा सकता है। तो अच्छे से पढ़िए, एक एक चीज को समझिए। गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। पिछली क्लास में आपने मोहम्मद गौरी और महमूद गजनवी, इसके अलावा मोहम्मद बिन कासिम के बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में आप ये पढ़ रहे हैं गुलाम वंश की स्थापना मोहम्मद गौरी के एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। दिल्ली सल्तनत दिल्ली में स्थित एक इस्लामी साम्राज्य था जो लगभग 320 वर्ष चला, जिसकी स्थापना 1206 से 1526 के बीच में रही। तो 320 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े हिस्से पर फैला था। कौन सा वंश? दिल्ली सल्तनत काल। तो दिल्ली में एक स्थित एक इस्लामी साम्राज्य था जो 320 वर्षों तक भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में फैला था, 1206 से 1526 ईस्वी तक। क्लियर है आपको? 5 राजवंशों ने क्रमिक रूप से दिल्ली सल्तनत पर शासन किया। क्लियर है आपको? पहला वंश है आपका मामलुक वंश, इसे ही हम गुलाम वंश भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे ही हम गुलाम वंश भी कहते हैं। इसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। क्लियर है आपको? अभी हमने हम लोगों को ऊपर पढ़ा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी जो 1206 से 1290 ईस्वी तक रहा। कई बार इनका क्रम भी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो इनका क्रम भी आप याद रखिएगा, कौन से क्रम में कौन सा वंश आया है ना। तो खिलजी वंश की स्थापना 1290 में हुई और ये 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। फिर आता है तुगलक वंश 1320 से 1414 तक। फिर आता है सैयद वंश 1414 से 1451 तक। और फिर आता है आपका लोधी वंश 1451 से 1526 तक। क्लियर है आपको? तो 5 वंशों ने लगभग शासन किया है सल्तनत काल में, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे मामलुक वंश यानी कि गुलाम वंश को और खिलजी वंश को।
और बाकी 3 वंश हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। क्लियर है आपको? तो हर एक विषय, हर एक पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसे आप अच्छे से पढ़ेंगे ताकि आपका कोई भी प्रश्न परीक्षा में गलत ना हो। स्वयं पर भरोसा बनाए रखिए और निरंतरता बनाए रखिए। क्लियर है? तो चलिए पढ़ते हैं अब कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर में शपथ ग्रहण की, बाद में दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना की। कुतुबुद्दीन की दानशीलता से प्रभावित होकर मिहनाज ने उसे लाल बख्श के नाम से पुकारा। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि लाल बख्श से नाम से किसे पुकारा गया? तो किसे पुकारा गया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस कारण से पुकारा गया? दानशीलता की वजह से, क्योंकि वो बहुत ज्यादा दान करता था। क्लियर है? तो इसे आप गुलाम वंश का कर्ण कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कर्ण। कुतुबुद्दीन ऐबक के एक सेना नायक बख्तियार खिलजी ने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। तो जो कुतुबुद्दीन का एक सेना नायक था, एक सेनापति था जिसका नाम था बख्तियार खिलजी, उसने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय का विध्वंस किया। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित था, जिसमें एशिया, मध्य एशिया, चीन से छात्र पढ़ने आते थे वहां पर। तो ऐसा कहा जाता है बख्तियार खिलजी ने जब वहां की किताबों में आग लगाई तो तकरीबन 90 दिनों तक वहां की किताबें धू धू कर जलती रहीं, उनसे धुआं उठता रहा। तो सोचिए कितनी ज्यादा किताबें रही होंगी उस विश्वविद्यालय में उस समय। क्लियर है आपको? ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ऐबक की मृत्यु कैसे हुई, या यह प्रश्न पूछा गया है कि चौगान खेलते हुए, पोलो खेलते हुए किस शासक की मृत्यु हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, इसे कंठस्थ कर लीजिए, याद कर लीजिए। तो ऐबक की मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर हो गई। उसको लाहौर में दफन किया गया। हबीबुल्लाह द्वारा भारत में आए तुर्कों को मामलूक यानी कि गुलाम की संज्ञा दी गई है। क्लियर है आपको? तो जो हबीबुल्लाह था उसके द्वारा भारत में आए तुर्कों को मामलूक यानी कि गुलाम की संज्ञा दी गई है। क्लियर है आपको? तो मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को मलिक की उपाधि से विभूषित किया था। हसन निजामी एवं फके मुदवीर जैसे विद्वान कुतुबुद्दीन के दरबार में रत्न थे। तो ये इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये लास्ट वाला पॉइंट। बाकी सभी पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहां से एक एक प्रश्न रख सकता है, अपने आप में एक एक प्रश्न है ये पॉइंट। तो हर एक चीज आपको ध्यान से पढ़नी है, गंभीरता के साथ पढ़नी है, एकाग्रता बनाए रखिए और लक्ष्य को कभी मत भूलिए। आपका लक्ष्य क्या है वो आपको सदैव याद रखना चाहिए। अगला है आपका जो शासक है वो इल्तुतमिश है। तो आराम शाह की हत्या कर इल्तुतमिश ऐबक का यानी गुलाम एवं दामाद गद्दी पर बैठा। ऐबक का गुलाम भी था और दामाद भी था। कौन? इल्तुतमिश। वो गद्दी पर बैठा। दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को ही माना जाता है। तो दिल्ली सल्तनत है, अगर उसका वास्तविक संस्थापक पूछा जाए तो किसको माना जाता है? इल्तुतमिश को। और गुलाम वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दोनों चीजें अलग हैं, ध्यान से पढ़िएगा, इनको दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट रूप कर लीजिए कि गुलाम वंश का संस्थापक या मामलुक वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? इल्तुतमिश को। क्लियर है आपको? एक एक डाउट क्लियर करते रहिए और एक एक चीज स्पष्ट रूप से दिमाग को समझाते रहिए। फिर आता है आपका इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम अरबी सिक्के, टंका, चांदी एवं जीतल जो तांबा का बना हुआ जारी किया था। तो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि टंका किस धातु से बना हुआ सिक्का था? तो चांदी का। और जीतल किस धातु से बना हुआ सिक्का था? तांबे का। क्लियर है आपको? इल्तुतमिश ने भारत में इक्ता प्रणाली का श्री गणेश किया। इक्ता प्रणाली का अर्थ आप यह समझ सकते हैं, जैसे भारत को राज्यों में बांटा है ना, फिर राज्यों को जिलों में बांटा, फिर जिलों को ब्लॉक में बांटा, फिर ब्लॉक को आपने ग्राम में बांटा। इसी तरह इन्होंने भी इक्ता प्रणाली शुरू की थी। राज्य को जो राज्य के टैक्स थे, कर थे, राजस्व था, उसको एकत्रित करने के लिए राज्य को इक्ता में बांट दिया है ना। इक्ता प्रणाली से कई भागों में बांट दिया। अब आते हैं इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी के नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया। तो इल्तुतमिश ने तुर्कान चहलगानी के नाम से 40 गुलाम सरदारों का एक संगठन बनाया है ना। तो इसे आप उस समय की संसद या कुछ भी कह सकते हैं, कैबिनेट कह सकते हैं, अब जो भी उस समय था जैसा था उन्होंने बनाया था।
बगदाद के खलीफा अल इमाम मुंतसिर बिल्लाह ने 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश के पद को वैधानिक मान्यता दी। तो इल्तुतमिश के पद को वैधानिक मान्यता किसने दी? बगदाद के खलीफा ने। क्लियर है आपको? तथा उसे यहाँ पर मुसलमान होगा, ठीक है, यहाँ पर मात्रा आप चढ़ा लीजिएगा। मुसलमानों में प्रधान तथा खलीफा के सहायक नासिर अमीर उल मोमिन की उपाधि से विभूषित किया गया। ठीक है, किसे? इल्तुतमिश को। किसके द्वारा? बगदाद के खलीफा के द्वारा। क्लियर है आपको? आपका अगला जो शासिका थी या शासक थे वो कौन थी? रजिया सुल्तान थी। रजिया दिल्ली की सुल्तान बनने वाली पहली महिला शासिका थी। तो रजिया दिल्ली का सुल्तान बनने वाली पहली महिला थी। रजिया ने पर्दा त्याग कर पुरुषों के समान काबा या चोगा पहनकर खुले मुंह से दरबार की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। रजिया ने क्या किया? पर्दा प्रथा त्याग दी और पुरुषों के समान काबा या चोगा पहनकर खुले मुंह से दरबार की कार्रवाइयों में हिस्सा लिया। क्लियर है आपको? अबिसिया के हबसी गुलाम जमालुद्दीन याकूत को रजिया ने अमीर आखुर एवं मलिक हसन गौरी को सेनापति के पद पर प्रतिष्ठित किया। रजिया ने अल्तुनिया से विवाह किया। कैथल के निकट डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी। किसकी? रजिया की। क्लियर है आपको? रजिया के बाद बहराम शाह एवं अलाउद्दीन शाह अल्पकाल के लिए शासक बना। क्लियर है? तो रजिया के बाद कौन शासक बना? आपका एक तो बहराम शाह बना, फिर अलाउद्दीन शाह बना, फिर आता है बलबन आपका। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को अपदस्थ कर बलबन ने नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी पर बैठाया। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि से विभूषित किया एवं सल्तनत का नाइब ए ममलिकात प्रधानमंत्री नियुक्त कर शासन की वास्तविक शक्ति उसके हाथों में सौंप दी। क्लियर है? तुर्कान चिहलगान या चहलगानी को बलबन ने नष्ट कर दिया। तो तुर्कान चहलगानी को बलबन ने नष्ट कर दिया। बलबन गयासुद्दीन बलबन के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा एवं मंगोल आक्रमणों से सफलतापूर्वक उसकी रक्षा की। बलबन ने अपने दरबार में सिजदा एवं पैबोस जैसी परंपराएं चलाई। क्लियर है आपको? सिजदा एवं पैबोस जैसी परंपराएं चलाई। ठीक है। बलबन ने राजत्व का नया सिद्धांत प्रतिपादित किया एवं खुद को ईरानी योद्धा अफरसियाब का वंशज घोषित किया। तो राजत्व का नया सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? बलबन ने। और खुद को ईरानी योद्धा अफरसियाब का वंशज घोषित किया। क्लियर है आपको? फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज त्योहार बलबन द्वारा प्रारंभ हुआ। तो कई बार परीक्षाओं में प्रश्न आया है कि नवरोज का त्योहार का किसने प्रारंभ किया? तो बलबन ने प्रारंभ किया। किसने? बलबन ने। क्लियर है आपको? बलबन ने दीवाने अराज केंद्रीय सैन्य विभाग एवं दीवाने बरीद केंद्रीय गुप्तचर विभाग का गठन किया। तो बलबन के समय केंद्रीय सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने अराज। और केंद्रीय गुप्तचर विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने बरीद। क्लियर है आपको? तो बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। तो यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि बलबन के दरबार में अमीर खुसरो एवं अमीर हसन जैसे कवि रहते थे। शमसुद्दीन कैमूर गुलाम वंश का अंतिम शासक था। क्लियर है आपको? फिर आता है आपका खिलजी वंश यानी कि जलाउद्दीन खिलजी। तो जलाउद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की। यहाँ पर खलजी खलजी लिख गया, थोड़ा मिसटाइपिंग है, इसको आप सही कर लीजिएगा। जलालुद्दीन खिलजी ने गुलाम वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की स्थापना की। जलालुद्दीन ने किलो खरी में अपनी राजधानी स्थापित की। क्लियर है आपको? जलालुद्दीन खिलजी उतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखिए कि जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। तो अब बात करते हैं अलाउद्दीन खिलजी की। तो जलालुद्दीन खिलजी के भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी हत्या कर दी एवं स्वयं दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। कौन? अलाउद्दीन खिलजी अपने चाचा की हत्या करके दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। अलाउद्दीन को बचपन में अली अथवा गुरसब्स के नाम से पुकारा जाता था। अलाउद्दीन को बचपन में अली अथवा गुरसब्स के नाम से पुकारा जाता था। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि बचपन में उसे क्या पुकारा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खलीफा को की श्रेष्ठता को चुनौती देते हुए सिक्कों पर उसका नाम गुदवाना बंद कर दिया।
तो यह प्रश्न आपसे भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि सल्तनत काल का ऐसा कौन सा शासक था, पहला शासक था जिसने खलीफा के श्रेष्ठता को चुनौती दी तथा सिक्कों पर उसका नाम गुदवाना बंद कर दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी था। क्लियर है आपको? निरंतरता बनाए रखिए और खुद को अपने विषय से जोड़े रखिए। आलस्य उसी के मन में आएगा जिसके अंदर ऊर्जा की कमी है, और जिसके अंदर ऊर्जा की कमी है उसे ऊर्जा अपनी पूरी करनी चाहिए। खुद को ऊर्जावान बनाइए, सकारात्मक सोच के साथ लगातार लगे रहिए, निरंतरता बनाए रखिए। कोई भी कार्य करिए, जैसे ही शुरू करिए उसे पूरा करिए, वीडियो कभी बीच में छोड़कर मत भागिए। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है। तो जलालुद्दीन खिलजी ने अलाउद्दीन को अमीर ए तुनुक उपाधि से विभूषित किया था। क्लियर है? अलाउद्दीन खिलजी पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी का गठन किया एवं सेना को नगद वेतन देने की प्रथा आरंभ की। तो अलाउद्दीन खिलजी ऐसा पहला सुल्तान था जिसने स्थायी सेना का गठन किया एवं सेना को नगद वेतन देना प्रारंभ किया। अलाउद्दीन ने आर्थिक क्षेत्र में बाजार नियंत्रण व्यवस्था लागू की। तो कई बार परीक्षा में प्रश्न आया किसने, कौन से शासक ने बाजार नियंत्रण व्यवस्था सर्वप्रथम लागू की? तो अलाउद्दीन खिलजी ने लागू की। एवं भू राजस्व की दर को बढ़ाकर कुल उपज का 1/2 कर दिया। तो कुल उपज का 1/2 भू राजस्व कर दिया। खाम्स, जिसे हम लूट का धन कहते हैं, में राज्य का हिस्सा 1/5 से बढ़ाकर 4/5 करने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। दक्षिण भारत में अलाउद्दीन के सैन्य अभियानों का नेतृत्व मलिक काफूर ने किया। राजत्व का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला शासक अलाउद्दीन था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। राजत्व का दैवी सिद्धांत प्रतिपादित करने वाला शासक अलाउद्दीन था। उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। क्लियर है आपको? अमीर खुसरो, जिन्होंने सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि से विभूषित किया। तो आज का आपका प्रश्न है कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। यह प्रश्न भी आपका परीक्षा में कई बार पूछा गया है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था। क्लियर है आपको? तो अमीर खुसरो, जिन्होंने सितार एवं तबला जैसे वाद्य यंत्रों का आविष्कार किया, अलाउद्दीन के दरबारी कवि थे। तो अमीर खुसरो आपके बलबन के दरबार में भी थे और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में भी थे। अलाउद्दीन ने अमीर खुसरो को तूतीय हिंद की उपाधि से विभूषित किया। तो यह प्रश्न भी कई बार आपकी परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि तूतीय हिंद की उपाधि किसे दी गई, या कौन तूतीय हिंद की उपाधि से जाना जाता है? तो अमीर खुसरो जाना जाते हैं। ठीक है। मिल्क, इनाम एवं वक्फ के अंतर्गत दी गई भूमियों को राजस्व सुधारों के तहत वापस लेकर अलाउद्दीन ने इन्हें खालसा यानी कि राजकीय भूमि में तब्दील कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में 2 नवीन कर चराई एवं गढ़ी घरों एवं झोपड़ी पर लगाया। क्लियर है आपको? दुधारू पशुओं पर भी टैक्स लगा दिया और घरों एवं झोपड़ी पर भी टैक्स लगा दिया। अलाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा, जो एक भ्रष्ट शासक था। तो अलाउद्दीन की जब मृत्यु हो गई तो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी गद्दी पर बैठा, जो एक भ्रष्ट शासक था। मुबारक खिलजी की हत्या उसके वजीर खुसरो खां ने कर दी। क्लियर है आपको? अब इसके बाद आ जाता है तुगलक वंश, जिसे हम कल पढ़ेंगे, आज की क्लास में नहीं पढ़ेंगे। बस इसको थोड़ा समझ लेते हैं कि तुगलक वंश में क्या क्या है, जिसको हम कल पढ़ेंगे। तुगलक वंश गयासिद्दीन तुगलक कहते हैं। ठीक है। तो खुसरो खां को पराजित कर गाजी मलिक या गयासिद्दीन तुगलक ने दिल्ली सल्तनत पर तुगलक वंश का शासन की स्थापना की। उसने 29 बार मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। किसने 29 बार आक्रमण को विफल किया? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन ने अपने साम्राज्य में सिंचाई की व्यवस्था की तथा संभवतः नहरों का निर्माण करने वाला वह प्रथम शासक था। क्लियर है आपको? गयासुद्दीन ने रोमन शैली में एक नवीन नगर तुगलकाबाद बसाया। इस शहर में 56 कोट नामक दुर्ग भी बनवाया। यह नगर दिल्ली के नजदीक स्थित है। क्लियर है आपको? 56 कोट नामक दुर्ग कहाँ पर किसने बनवाया? ये गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया, तुगलकाबाद में। ठीक है, तुगलकाबाद में।
तो अब हैं आपके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न भी आपके लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मैंने बहुत सी जानकारी इन प्रश्नों के माध्यम से आपको देने की कोशिश की है। तो एक एक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा, एक एक प्रश्न का उत्तर दीजिएगा। क्लियर है आपको? तो आपका पहला प्रश्न है, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चहलगानी या चालीसा दल का गठन किया? क्लियर है आपको? तो बताइए, किसने 40 तुर्की सरदारों को लेकर तुर्कान चिहलगानी या चहलगानी या 40सा दल का गठन किया? ऐबक ने किया या इल्तुतमिश ने किया या बलबन ने किया या रजिया ने किया? बताइए किसने किया? ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो पहले का उत्तर आपका सही हो जाएगा बी, इल्तुतमिश ने किया। किसने? इल्तुतमिश ने। क्लियर है आपको? पहले का ऑप्शन आपका बी सही हो जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी कि चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? ऑप्शन ए बलबन, बी इल्तुतमिश, सी रजिया, डी अलाउद्दीन खिलजी। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? निम्नलिखित में से किसने चहलगानी यानी कि चालीसा दल का पूर्णतः सफाया कर दिया? तो दूसरे का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ए ऑप्शन बलबन। क्लियर है आपको? एक एक चीज को निरंतरता के साथ समझते चलिए, आपका संकल्प जरूर सिद्ध होगा। संकल्प लिया है आपने तो उसके लिए मेहनत करिए, यूं ही ना बैठे रहिए कल्पनाओं में डूबे हुए, कुछ मेहनत कर लीजिए अपने सपनों के लिए, है ना? यूं ही ना बैठे रहिए कल्पनाओं में डूबे हुए, कुछ तो मेहनत कर लीजिए अपने सपनों के लिए। तो अगर आपने कोई सपना देखा है उसके लिए एक अच्छी मेहनत आपकी जिम्मेदारी बनती है। किसके राज्यकाल में लखनऊती बंगाल की राजधानी में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? ऑप्शन है आपके इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी या इनमें से कोई नहीं। बताइए किसके राज्यकाल में लखनऊती जो बंगाल की राजधानी थी तब में तुगरिल खां का विद्रोह और दमन हुआ? तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तीसरे का आपका ऑप्शन सही होगा बी, बलबन के तौर। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपके, किसके दरबार में, राज दरबार में सजदा घुटनों पर बैठकर, यहां पर घुटनों लिख गया, आपको इसको घुटनों करना है, ठीक है? घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस यानी कि पांव को चूमने की परिपाटी चलाई गई? बताइए किसके राज दरबार में सजदा यानी कि घुटनों पर बैठकर शीश नवाना एवं पाबोस पांव को चूमना की परिपाटी चलाई गई? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो चौथे का ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी, बलबन। बलबन ने सजदा और पाबोस की परिपाटी चलाई यानी कि प्रक्रिया चलाई, आप जिसे जो भी कहते हैं परंपरा चलाई। एक चीज आप समझ लीजिए, सजदा में क्या होता था? घुटनों पर बैठकर आपको शीश नवाना होता था और पाबोस में आपको पांव को चूमना होता था, है ना? तो ये प्रक्रिया किसने चलाई? ये परंपरा किसने चलाई? बलबन ने। आपका अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? बताइए अलाउद्दीन खिलजी का मूल नाम क्या था? अबू रेहान, इमामुद्दीन रेहान, अली गुरसास्प या इनमें से कोई नहीं? पांचवे का कौन सा उत्तर आपका सही हो जाएगा? सी, अली गुरसास्प इनका बचपन का मूल नाम था। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान पोलो खेलते हुए हुई थी? प्रश्न एक बार फिर से सुनिए, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी फिरोज शाह तुगलक या डी गयासुद्दीन तुगलक। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? छठे का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी? तो ABCD में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो छठे का ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? बताइए रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की थी या कुतुबुद्दीन ऐबक थी या नासिरुद्दीन की थी या बलबन की थी? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो सातवें का सही उत्तर है आपका इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान थी। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए? बलबन या अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद बिन तुगलक या फिरोज तुगलक? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो आठवें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। आपका अगला प्रश्न है,
उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक। यह प्रश्न आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी, बताइए कौन थी? रजिया सुल्तान थी, या मुमताज थी, या नूरजहां थी, या इनमें से कोई नहीं? तो सल्तनत काल में नीचे वाली दोनों तो थी नहीं, मुमताज और नूरजहां, तो कौन बची? रजिया सुल्तान। क्लियर है आपको? तो दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक या उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक कौन थी? रजिया सुल्तान। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? बाबर था, या अकबर था, या कुतुबुद्दीन ऐबक था, या इल्तुतमिश था? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? लाल बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? तो 10वें का आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक था। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। लाल बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर है? क्योंकि यह बहुत ज्यादा दान करता था, इसलिए इसको उपाधि दी गई लाल बख्श की। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका भी आपका उत्तर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन, इल्तुतमिश, कैकुबाद या आराम शाह? तो एक ही तो उत्तर हो सकता है इसका, 11 का ए, कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का भारत में स्थापना करने वाला संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? बताइए, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया ने, या कुतुबुद्दीन ऐबक ने, या इल्तुतमिश ने, या बलबन ने? तो कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 का सी, इल्तुतमिश ने इसका कार्य को पूरा किया। निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? बताइए, गयासुद्दीन तुगलक था, या मलिक तुगलक था, या मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज तुगलक था? दिल्ली में से निम्नांकित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 12 का सी, मोहम्मद बिन तुगलक था। क्लियर है आपको? अरे सॉरी, इसका उत्तर हो जाएगा आपका गयासुद्दीन तुगलक। क्लियर है आपका? निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक था। ठीक है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा और आपका 12 का ऑप्शन हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, और ये 13 का ऑप्शन हो गया आपका गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला तुगलक सुल्तान कौन था? गयासुद्दीन तुगलक था। क्लियर है आपको? तो 13 का आपका ए ऑप्शन सही है। फिर से एक बार क्लियर कर लीजिए, नहीं तो आप अभी कमेंट करके बताएंगे सर ने गलत बता दिया, सर ने गलत बता दिया। तो ये रहे आपका पूरा जो आपका सल्तनत काल का पहला पार्ट था वो पूरा हो गया। अब मैं आपसे एक छोटा सा जो जानकारी आपके साथ शेयर करना चाहूंगा कि हमारे चैनल पर मुख्य सेविका स्पेशल पीडीएफ बैच चल रहा है, जिसकी फीस मात्र 450 रुपए है। मुख्य सेविका गरिमा बैच इस बैच का नाम है। तो आप इस बैच से जुड़ सकते हैं मात्र 450 रुपए में। अगर आपने मुख्य सेविका भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करने का सपना देखा है, आप एक अच्छे मार्गदर्शन में अपनी पढ़ाई को पूरा करना चाहते हैं, हर चीज को आप जानना चाहते हैं कि आपको क्या क्या पढ़ना है, तो मात्र 450 रुपए में आप इस बैच से जुड़ सकते हैं और अपनी नौकरी को पक्का करने की ओर बढ़ सकते हैं। टेलीग्राम पर आप QRC हेल्प सर्च करके मैसेज करें, वहां पर आपकी पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। बहुत से लोग जुड़ चुके हैं और अपनी तैयारी को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। अगर आप पीछे हट रहे हैं तो आपकी कमजोरी होगी, ये बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। सभी क्लासेस की PDF आपको प्रोवाइड करी जाएंगी। इसके अलावा नोट्स की PDF भी आपको प्रोवाइड की जाएंगी। 10 फुल पेपर जैसे मॉक टेस्ट और उनका सोल्यूशन भी आपका एग्जाम से 50 दिन पहले कराया जाएगा, ताकि आपकी जो परीक्षा में जो प्रश्न आने का लेवल है वो आपको समझ में आए, किस तरह का पेपर आ सकता है आपकी परीक्षा में वो समझ में आए। तो हर चीज आपको एक अच्छे तरीके से, एक क्रमबद्ध तरीके से कराई जाएगी इस बैच में। तो तकरीबन आपको 500 PDF प्रोवाइड कराई जाएंगे मात्र 450 रुपए में। एक PDF की कीमत आपको 1 रुपए भी नहीं पड़ने वाली है। इसके अलावा आपको फ्री में करंट अफेयर्स के नोट्स भी प्रोवाइड कराए जाएंगे। तो अगर आप इस बैच से जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, अपनी तैयारी में आप बहुत ही ज्यादा योगदान कर पाएंगे। तो अगर आपको एक मार्गदर्शन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए लगातार पढ़ने के लिए, तो मेरी सलाह है आप इस बैच से जरूर जुड़ें। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।
या डायरेक्ट आप टेलीग्राम पर QRC हेल्प सर्च करके मैसेज कर सकते हैं, वहां पर आपको पूरी जानकारी प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो मात्र 450 रुपए में आप 40 से 45 हजार की नौकरी का सफर तय कर सकते हैं। तो क्लियर है आपको? तो ये रहा आपका मध्यकालीन भारत के इतिहास में सल्तनत काल का पहला भाग। कल दूसरा भाग पढ़ेंगे। आज जो 13 प्रश्न कराए हैं उसमें कितने आपके सही हुए हैं उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। इसके अलावा आज जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा है कि अमीर खुसरो का जन्म कहां पर हुआ, उसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। मुझे आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।